मुंबई शहर में रहने वाली जानकी अपनी तीनों बहुओं से बेहद ही परेशान थी, जिसका कारण था उन तीनों का भुक्खड़पन। उसकी तीनों बहुएं सबसे बड़ी सुमन, पूजा और मीनाक्षी बहुत ही भुक्खड़ थी। वो तीनों खाना खाने की तो खूब शौकीन थी, लेकिन खाना बनाने से उन्हें एकदम परहेज था। एक रोज जानकी अपनी सबसे बड़ी बहू सुमन से कहती है, सुमन बहू, अरे ओ सुमन बहू, नाश्ता कहाँ है? माँ जी, नाश्ता बनाया ही किसने है? अरे पर मैंने तो तुझे रसोई में कुछ बनाते हुए देखा था। अच्छा, वो तो ब्रेड पड़ी थी किचन में, उससे मैंने अपने लिए सैंडविच बना ली और मुझे लगा कि बाकी सबके लिए मेरी दोनों देवरानियां नाश्ता बनाएंगी। वाह जी ठानी जी, खुद सैंडविच ठूस कर अब हमसे उम्मीद रख रही हैं कि हम सबके लिए नाश्ता बनाएं। अरे मुझे तो खुद इतनी भूख लगी है कि मैं तो खाना बनाने की हालत में भी नहीं हूँ। खाने की हालत में तो होगी ना मंझली बहू। हाँ माँ जी, वो काम तो मैं कर ही लूंगी। वो तो अच्छा हुआ मैंने सुबह सुबह अपने लिए थोड़ी मैगी बनाकर खा ली, नहीं तो अब तक तो मैं बेहोश ही हो जाती। अच्छा, तो वो तू थी जिसने मैगी के 4-4 खाली पैकेट रसोई में फेंके हुए थे। मीनाक्षी बहू, तू ही बना दे हमारे लिए नाश्ता। माँ जी, मैंने तो पोहा बनाकर खा लिया था, लेकिन अगर कोई फिर से कुछ बनाएगा तो वो उसमें से भी मैं कुछ खा ही लूंगी। लेकिन प्लीज मुझसे बनाने के लिए मत कहना, मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। तीनों बहुओं की बातें सुनकर जानकी का सबसे छोटा बेटा नीरज अपनी माँ से कहता है, माँ, आपकी ये तीनों बहुएं ना एक नंबर की भुक्कड़ हैं। खुद सुबह सुबह ही अपना पिटारा भरकर बैठी हैं और फिर से खाने के लिए भी तैयार बैठी हैं। हाँ, इन तीनों ने अपना पेट भर लिया, लेकिन इनमें से किसी ने भी एक बार ये नहीं सोचा कि घर के बाकी लोग क्या खाएंगे। बेटा, मैं तो खुद बड़ी परेशान हूं इन तीनों भुक्कड़ बहुओं से। इनका बस चले तो हमें भूखा ही मार दे। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूँ सबके लिए। तू तो रहने ही दे, बनाते बनाते आधा खाना तो तू खुद ही खा जाएगी, फिर हमें जरा सा प्रसाद की तरह देगी। मोहित बेटा, तू आज खाना बाहर से मंगवा ले, कल से मैं खुद ही बना लिया करूंगी। पूजा, बिल्कुल भी शर्म तो आती नहीं होगी ना तुम्हें, है ना? 3-3 बहुओं के होते हुए सास खाना बनाएगी अब। रहने दे मोहित, मुझे तो लगता है हम तीनों ने इनसे शादी इनका पेट भरने के लिए तो की है। तो आप क्या कहना चाहते हैं जेठ जी? क्या आप हमें यहाँ घर का काम करने वाली बाई और खाना बनाने वाला कुक बनाकर लाए हैं, जो हम नौकरों की तरह घर का काम करें? अरे, अपने घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। खैर बेटा, मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर करती हूँ। जानकी अपने और अपने तीनों बेटों के लिए बाहर से खाना मंगवाती है। फिर तीनों बहुएं भी बाहर से कुछ न कुछ ऑर्डर कर ही लेती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जानकी की तीनों बहुओं की भूख भी बढ़ती जाती है। सबके लिए खाना बनाने में तीनों को ही आलस आता था, लेकिन अपने लिए वो तीनों कुछ न कुछ बना ही लेती थीं। एक रोज जब जानकी टमाटर लेने के लिए फ्रिज खोलती है, तो उसे उसमें एक भी टमाटर नहीं मिलता। ये देख जानकी अपनी तीनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है और उनसे कहती है, ये क्या बहुओं, एक दिन पहले ही मैंने 4 किलो टमाटर लिए थे, लेकिन आज फ्रिज में एक भी नहीं है। माँ जी, मैंने तो अपने लिए टमाटर की चटनी बनाई थी, तो 8-9 टमाटर उसमें लग गए। और मैंने अपने लिए टोमेटो सूप बनाकर पी लिया था, बस इतना ही यूज किया था। और मैंने सैंडविच बनाने में टमाटर डाले थे, बाकी सब कहाँ गए मुझे नहीं पता। अरे, तीनों अपना अलग अलग पकाओगी तो टमाटर तो खत्म होंगे ही ना। अगर खाना ही है तो एक ही जगह सब बना लो ना। तुम लोगों का ऐसा ही रहा तो एक ना एक दिन हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। अपनी बहुओं के भुक्कड़पन को देखते हुए अब जानकी ने घर में लिमिटेड राशन लाना शुरू कर दिया। एक रोज जब जानकी कहीं गई होती है तो पीछे से सारा राशन खत्म हो जाता है। तो तीनों बहुएं सोचने लगी, लो, राशन तो सारा खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? हाँ, ऊपर से हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं कि हम बाहर से मंगवा कर कुछ खा लें। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने किसी रिश्तेदार के घर चले, ताकि हमें वहां कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए। लेकिन रिश्तेदार सब तो दूर रहते हैं, ऊपर से रिश्तेदार के घर जाएंगे तो कुछ ले जाना भी पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम अपने पड़ोस में ही किसी के घर चले। उर्मिला आंटी के घर चलते हैं, वैसे भी लंच का टाइम है, वो खाना खाने बैठी ही होंगी।
गुड आइडिया, चलो। तीनों बहुएं अपनी पड़ोसन के घर चली जाती हैं, जहां उर्मिला दरवाजा खोलती है और उनसे पूछती है, अरे बहुओं, तुम तीनों यहाँ? हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, हम कहीं गई हुई थी, पीछे से हमारी सासू माँ भी कहीं चली गई हैं और अब घर पर ताला लगा हुआ है, चाबी भी नहीं है हमारे पास। तब से इस कड़ी धूप में भूखे प्यासे बैठे हैं। ओहो, अब तो चक्कर भी आने लगे हैं हमें। अरे लेकिन तुम बाहर धूप में क्यों बैठी हो, अंदर आ जाओ। तीनों अंदर आ जाती हैं। अंदर वो देखती हैं कि खाने की टेबल पर नान, शाही पनीर, दाल मखनी, खीर रखी है। ये सब देख उनके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन फिर वो भोली बनती हुई कहती हैं, अरे आंटी, आप तो खाना खा रही थी, लगता है हम गलत समय पर आ गए। नहीं नहीं बहुओं, तुम सही समय पर आई हो। देखो, तुम तीनों को भूख भी लगी है और खाना भी तैयार है। चलो अब शुरू करो। वैसे आंटी इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इतना फोर्स कर रही हैं तो खा ही लेते हैं। फिर तीनों भुक्खड़ बहुएं उस खाने पर टूट पड़ती हैं और सारा खाना खा जाती हैं। हे भगवान, जाने मुझे क्या पड़ी थी जो इन तीनों भुक्खड़ों को खाने के लिए बोल दिया। एक नान तक नहीं छोड़ा कमबख्तों ने, एक ही बार में सब चट कर गई। बेचारी उर्मिला भूखी ही रह जाती है। खाना खाकर सुमन जैसे ही जोर से अंगड़ाई लेती है तो उसकी कमर पर लगी घर की चाबियों का गुच्छा कमर से नीचे गिर जाता है। उर्मिला उसे घूर कर देखती है तो सुमन खुद को बचाते हुए कहती है, ओह गॉड, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि घर की दूसरी चाबियां तो मेरी कमर पर लटकी थी। खैर छोड़ो, चलो आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। चलो पूजा, मीनाक्षी, घर चलो। फिर तीनों अपने घर निकल जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी का खाया हुआ किसी को हजम नहीं होता। ऐसा ही कुछ उन तीनों के साथ भी हुआ। सुमन को घर पहुंचते ही 10 लग जाते हैं। पूजा को उल्टियां होने लगती हैं और मीनाक्षी भी अपना पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ भागने लगती है। कुछ देर बाद जानकी अपने बेटों के साथ घर का राशन लेकर आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं अपने कमरों से बाथरूम की ओर चक्कर लगाए जा रही थी। ये देख जानकी अपने बेटों से कहती है, बेटा, ये क्या हो रहा है? इन तीनों ने क्या शर्त लगाई है कि सबसे ज्यादा बाथरूम कौन जाएगा? क्या पता माँ, हो सकता है इन तीनों ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो। लेकिन घर में तो कुछ था ही नहीं। ठहर तू, मैं अभी इनसे पूछती हूँ। ओ सुमन, रुक तो जरा। ये तुम लोग कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हो जो बार बार यहाँ से वहां कर रही हो? माँ जी, वो हमने उर्मिला आंटी के घर पर बहुत सारा खाना खाया था, लगता है वो हजम नहीं हुआ। ओह, तो ये बात है। अगर तुम किसी के घर जाकर खाना खाओगी तो यही होगा ना? जेठ जी, अब मजाक छोड़िए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को फोन कर दीजिए। अपनी बहुओं की बिगड़ती हालत देख जानकी डॉक्टर को फोन कर घर बुला लेती है। डॉक्टर उन तीनों का चेकअप करता है और कहता है, देखिए, एक तो ये तीनों जरूरत से ज्यादा खाना खाती हैं, जिससे इनकी पाचन क्रिया पूरी तरह से खराब हो गई है। ऊपर से आज इन्होंने ऑयली खाना भी जरूरत से ज्यादा खा लिया है, तो अब से इनको सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी देनी है, वो भी तीनों टाइम, और वो भी सिर्फ एक एक कटोरी। अभी ये जितना हल्का और कम खाएंगी इनके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। मेरी बात तो तुम तीनों को समझ में आती नहीं थी, अब देख लिया अंजाम। अब भी अगर तुम तीनों नहीं सुधरी तो खुद ही भुगतना इसका अंजाम। बिल्कुल सही कहा मां। अब इन तीनों को ये खिचड़ी खाने दो और आप चलो हमारे साथ बाहर। हॉल में पिज्जा और बर्गर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब इन तीनों को समझ आ गया था कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अब इन तीनों ने अपने खाने पर लगाम लगाई, साथ ही काम करने पर भी बहुत ध्यान दिया। अब वो एक साथ सबके लिए खाना बनाती, फिर सबके साथ बैठकर हिसाब से खाती। बेटा, शहर जाकर तुम तीनों अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखते रहना। माँ, तुम चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ माँ, हम शहर से ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो तीनों शहर चले जाते हैं। रमा अपनी तीनों बहुओं सुमन, पूजो और मीनू के साथ रहती है। साथ ही उसका पोता मोंटू भी उनके साथ रहता है। कुछ दिन तो उनके ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बहुत बुरे होने लगते हैं।
परेशान होकर रमा अपनी बहू से अपने बेटों को कई चिट्ठियां लिखवाती है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। ना जाने इन तीनों को क्या हुआ है, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। अरे अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को ही चिट्ठी लिख लेते। मुझे तो लगता है वो वहां जाकर हमें भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे ऐसा भी क्या काम कि अपने बेटे तक का भी ख्याल नहीं आता उन्हें। कुछ ही दिनों में उन्हें पैसों की तंगी होने लगती है। पहले जहां पूरा परिवार भरपेट खाता था, अब वो एक रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं और कमजोरी के कारण मोंटू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख रमा किराने की दुकान पर जाती है और लाला से कहती है, लाला मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो। तुझे उधार दे दूं? हैं? पहले ही तू मेरा कर्जा नहीं उतार पाई है और अब और उधार लेने की बात कर रही है। लाला, जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे तो मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। हम सब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पोते की हालत खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? जब तक तू मेरा पहले का कर्जा नहीं दे देती तब तक मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता। रमा उदास होकर घर आने लगती है। तभी वो रास्ते में भंडारा बंटते हुए देखती है। वो भंडारे का खाना अपनी बहुओं और पोते के लिए लेकर घर आती है। सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं, लेकिन तभी रात को तेज बिजली कड़कड़ाती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रमा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है। धीरे धीरे घर में पानी भरने लग जाता है, जिस वजह से सभी उठकर पानी भरने लग जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हाँ माँ जी, हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये टूट गया तो ना जाने क्या होगा। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर वहाँ गिर जाता है। रमा जल्दी से अपनी बहुओं और पोते के साथ घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में उनका वो मिट्टी का घर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। माँ जी, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? दादी माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? अपने घर की ऐसी हालत देखकर उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी रमा अपनी तीनों बहुओं और पोते के साथ सड़क पर चलने लगती है। चलते हुए उन्हें सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पाइप दिखता है और वो सभी बारिश से बचने के लिए उसमें जाकर रहने लगते हैं। आज उन सभी को भूखा रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अपने पोते की बिगड़ती हालत देख रमा काम की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक काम ढूंढने के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचती है। सेठ जी, मेरी 3 बहुएं और पोता 3 दिन से भूखे हैं। इस बारिश में हमारा मिट्टी का घर भी ढह गया है, इसीलिए मैं काम की तलाश में निकली हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मैं तो खुद कब से काम वाली की तलाश में था। अच्छा हुआ आप आ गईं। आप यहाँ काम कर सकती हैं, इससे हमारी भी काफी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रमा अगले दिन से ही उस ढाबे पर काम करने लगती है और अपनी बहुओं और पोते का पेट पालती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमा के तीनों बेटे गांव वापस आते हैं। उन्हें जब गांव वालों से अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो उस ढाबे पर पहुंचते हैं जहां रमा काम करती थी। उन्हें देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कहाँ थे तुम तीनों और तुमने आज तक क्यों नहीं एक भी चिट्ठी का जवाब दिया? हाँ तुम सब जानते भी हो तुम्हारे पीछे से हमें कितने बुरे दिन देखने पड़े। माँ, शहर में काम के चक्कर में हम तीनों भाई आपको चिट्ठी नहीं लिख पाए, लेकिन हम जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया माँ। हाँ माँ, हम तीनों ने खूब पैसा कमा लिया है। अब हम उन पैसों से एक नया घर लेंगे। और माँ, साथ ही अब हम यहीं पर अपना कोई काम शुरू करेंगे और एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सब सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई एक बड़ा सा नया घर खरीदते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं।